मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। T20 सोशल साइंस सीरीज की श्रृंखला 4 के अंतर्गत संसाधन एवं विकास चैप्टर को पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। प्रश्न नंबर पहला है लैटराइट मिट्टी का रंग। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है काला, तीसरा है पीला, चौथा है भूरा रंग। तो लैटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वह लाल कलर का होता है। लैटराइट जो शब्द है यह ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है जो लेटर से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है ईंट। इस लैटराइट मृदा जो लाल कलर की होती है इसमें काजू, कहवा और चाय की खेती होती है, अर्थात बागानी फसलों की खेती इसमें बड़े पैमाने पर की जाती है। अगर हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इसमें कौन कौन से राज्यों में जो लाल कलर या लैटराइट मृदा पाई जाती है, तो हम राज्यों को देख लेते हैं। तो राज्य हैं कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, असम और मध्य प्रदेश राज्यों में पाए। इसी क्रम में देखते हैं दूसरा प्रश्न, सतत पोषणी विकास है। पहला ऑप्शन है सतत विकास होते रहना, दूसरा ऑप्शन है विकास तो है लेकिन पर्यावरण का विकास भी प्रकार का नुकसान न हो, तीसरा ऑप्शन है विकास में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, चौथा ऑप्शन है कई वर्षों से होने वाला विकास। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो सतत पोषणी विकास है वो विकास तो है लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। यही इस प्रश्न का उत्तर सही है। जो अब यहाँ में देखना सतत पोषणी विकास की जो अवधारणा है वह 1987 ईस्वी में G.H. ब्रंट लैंड की रिपोर्ट के द्वारा आई थी। अब इसका जो एजेंडा था साझा हमारा साझा भविष्य। अब इसको स्वीकृति कब मिली थी? 1992 में एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इसको स्वीकार किया गया था। और ये जिस सम्मेलन का नाम था संयुक्त राष्ट्र और विकास सम्मेलन। इसी सतत पोषणीय विकास सम्मेलन में एजेंडा 21 भी तय किया गया। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा से, दूसरा ऑप्शन है काली मृदा से, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय मृदा से, चौथा ऑप्शन है लैटराइट मृदा से। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है संपूर्ण उत्तरी मैदान जो बना हुआ है वह आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अब यहाँ हम देख लेते हैं जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या क्या है। तो जलोढ़ मृदा को हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। अब इसको नदी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी गंगा, यमुना, तो गंगा यमुना नहीं है, सिंधु है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों से बना हुआ है। निक्षेपों से जो यह उत्तर भारत का मैदान है उससे बना हुआ है। और इस मृदा की जो खासियत होती है या किससे मिलके बनता है? यह रेत है, सिल्ट है और चिकनी मिट्टी से मिलके बना हुआ है। इस मृदा में चूना पत्थर और पोटास भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस जलोढ़ मिट्टी में तमाम तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, उसके बाद तिलहन में तेल वाली फसलें आती हैं। और किस किस राज्यों में इसका विस्तार है तो हम देख लेते हैं।
जो जलोढ़ मृदा का ज़्यादातर जो उत्तर भारत का मैदान है पूरा मतलब जलोढ़ मृदा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आपका पंजाब है, हरियाणा है और गुजरात है और कुछ हद तक आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। जो जलोढ़ मृदा का विस्तार है वो दक्षिणी भारत में भी कुछ हद तक देखा जाए तो हम कह सकते हैं महानदी, कावेरी और कृष्णा के जो दोआब है वहाँ पर भी इसका विस्तार पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मृदा है जलोढ़ मृदा ही सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। अगर पहले स्थान पर किसी मृदा को रखना होगा तो आपको जलोढ़ मृदा को ही। किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन के फलस्वरूप होता है? तो पहला ऑप्शन है लाल व पीली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लैटराइट मिट्टी, चौथा ऑप्शन है मरुस्थली मिट्टी। मिट्टी मतलब मृदा को ही कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय जलवायु और भारी वर्षा के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है और यह मृदा ज़्यादातर चट्टानों के टूटने के कारण बनती है। अब निच्छालन क्या है? निच्छालन को हम दो लोग देख लेते हैं। तो निच्छालन भारी वर्षा के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत है वह मतलब है वर्षा के द्वारा बह जाती है। इसी क्रिया को निच्छालन बोला जाता है, जिसमें एफ की मात्रा, फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम की जो मात्रा है मृदा में क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 5, भारत के कुल क्षेत्र का कितना हिस्सा पर्वतीय है? तो पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा है 30%, तीसरा है 27%, चौथा है 16%। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है कितना इस हिस्सा पर्वतीय है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका भारत में 30% जो हिस्सा है वह पर्वतीय है। तो पर्वतीय है तो पर्वतों के विकास में 2-3 पर्वतीय इलाके में चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ की नदियाँ 12 मासी होती हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पर होती है पर्यटन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ही साथ में हम इसको अन्य देख लेते हैं। जो भारत में पठारों का विस्तार है वो 27% है। उसके बाद जो मैदानी इलाके हैं अगर हम यहाँ 43% कर दें, ठीक है ना, तो भारत में जो मैदानों का विस्तार है पूरे क्षेत्र का वो 43% है। और इसको हम पहाड़ कर दें तो इस तरह से पहाड़, मैदान और पठार हो गए। ठीक, अब पठारों में क्या पाया जाता है देखा जाए तो यहाँ पर जो है खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, खनिज है, जीवाश्म ईंधन है के अपार भंडार पाए जाते हैं। अपार भंडार पाया जाता है। मैदानी इलाकों में जैसे कि भाई मैदानी इलाके हैं कृषि उद्योग के लिए एवं विकास के लिए, कृषि उद्योग में विकास के लिए ज़रूरी होता है। इसी क्रम में 6ठा प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? कारण है पहला ऑप्शन है खनन क्रिया, दूसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, तीसरा है अत्यधिक सिंचाई, चौथा है अति पशुचारण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारणों में जाना जाता है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के द्वारा जो भूमि की लवणता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण क्या हो जाती है, भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। और ही साथ साथ भूमि में नमी भी हो जाती है। भूमि में क्या हो जाती है, नमी हो जाती है। नमी हो जाने से क्या होता है, भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, जिसे हम ऊसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊसर भी बोलते हैं। अब इस तरह से अन्य क्वेश्चन यहाँ पंजाब से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पंजाब में किस साधनों के द्वारा सिंचाई होती है? तो सबसे ज़्यादा जो साधन है वहाँ पर नलकूप है। कौन से साधन है, नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। लगभग 70 से 80% साधनों द्वारा आपका नलकूपों से सिंचाई होती है पंजाब। इसी क्रम में अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र राजस्थान
चौथा है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब इससे संबंधित देख लीजिए, काली मृदा का नाम क्या है। काली मृदा को दो नामों से जाना जाता है, एक है रेंगूर मिट्टी, दूसरा है इसको कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्यों कपासी या काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है मिट्टी के नाम से, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। ये नहीं कि कपास के अलावा अन्य खेती नहीं होती, कपास बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए इसको काली कपास के नाम से भी जाना जाता है। और यह मिट्टी जो है, जो काली मिट्टी है, वो ज़्यादातर लावा मतलब एक तरह से ज्वालामुखी के घटनाओं के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। और इसमें पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। अब इस मिट्टी में खेती कैसी होती है, मिट्टी में हम खेती कौन कौन सी करेंगे, तो इस मिट्टी में हम लोग गेहूँ है, चावल नहीं धान लिखना चाहिए, ठीक है, धान होना चाहिए, चावल तो उसका उत्पाद है। फिर उसके बाद गन्ना है, ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, उसके बाद सूरजमुखी है, आदि फसलों की पैदावार बड़ी मात्रा में की जाती है। अभी इसको भी देख लेते हैं कि भाई किस किस राज्यों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र के अलावा, महाराष्ट्र जानी लिए प्रमुख रूप से पाया जाता है, इसके अलावा यह मिट्टी गुजरात में भी है, गुजरात यहाँ दिया ही है, मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद कर्नाटक है, आपका छत्तीसगढ़ है। ये सब जो प्रमुख राज्य हैं, ये सब में आपकी काली मृदा पाई जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है दक्कन का पठार, दूसरा है मालवा प्रदेश में, तीसरा है ब्रह्मपुत्र घाटी में, चौथा है थार के रेगिस्तान। जो मिट्टी का लाल रंग होता है, उसमें लौ ऑक्साइड की मात्रा के कारण होता है। और जो इसका पीला रंग होता है उसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा के कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा के कारण ही इसमें जल योजन की क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब जल ज़्यादा ग्रहण करता है। और यह मिट्टी है ज़्यादातर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। और लाल और पीली मिट्टी किस किस राज्यों में पाई जाती है, तो इसमें है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तमाम आदि राज्यों में पाई जाती है। तो इसमें खेती कैसी करते हैं, खेती यानी कृषि कौन कौन से हम कर सकते हैं, तो यह मुख्यतः इसमें धान है, गेहूँ है, ज्वार बाजरा, फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। कहने का मतलब है कम वर्षा वाले क्षेत्र में अगर नहरों और नलकूपों का विकास कर दिया जाए तो लाल और पीली मिट्टी में तमाम तरह की खेती की जा सकती है, धान गेहूँ ज्वार बाजरा। और फलों में तमाम तरह के फल हैं, सेब संतरा अन्य, ज़्यादातर यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों में उगाए जाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 9, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का प्रमुख साधन है। तो पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा है हिमनद, तीसरा है जल, चौथा है पशुचारण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है मृदा अपर्दन का प्रमुख साधन में, तो इसमें प्रश्न का उत्तर होगा जल। क्या होगा? जल। तो मृदा जो अपर्दन होता है उसको हम चादर अपर्दन के नाम से भी जानते हैं। अपर्दन, ये चादर अपर्दन क्या है? किसी मृदा का जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत पानी के साथ घुलकर जो बह जाता है उसी को हम चादर अपर्दन कहते हैं। बह जाता है उसी को हम चादर अपर्दन की संज्ञा देते हैं। तो ऐसी मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। वह कृषि के योग्य के लिए कम उपजाऊ होती है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है। जोतने योग्य मतलब कृषि योग्य कम होती है। ऐसी भूमि को एक दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, उत्खाद भूमि के नाम से भी जानते हैं। उत्खाद भूमि
इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बैडलैंड। बैडलैंड ये ज़्यादातर जो उत्खात भूमि है यह चंबल जो एरिया है उस क्षेत्र में पाया जाता है। चंबल जो एरिया वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर पर फैला हुआ है। चंबल के थोड़ा सा खूंखार इलाका है हमारे देश का, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं 10। भूमि एक संसाधन है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भूमि जो एक संसाधन है वह एक आपका प्राकृतिक संसाधन है। क्या संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधनों में एक यह सीमित संसाधन है। क्या है? सीमित संसाधन है। भूमि संसाधन को बिना मानव हस्तक्षेप के प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक, इसमें तमाम तरह की चीज़ें की जाती है, जैसे कृषि कर सकते हैं, वानिकी कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं और आवास भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग सड़क निर्माण भी कर सकते हैं और उद्योगों का भी निर्माण कर सकते हैं भूमि पर। और अब यहाँ देखा जाए तो जो संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो संसाधन स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन होता है, ठीक, और दूसरा होता है मानव संसाधन। कुछ किताबों में एक तीसरा भी संसाधन मिलता है, ठीक है, एक मानव निर्मित संसाधन भी होता है। मानव संसाधन के अलावा मानव निर्मित भी संसाधन होता है, लेकिन स्पेशली दो ही संसाधन है, एक मानव संसाधन, एक प्राकृतिक संसाधन। छोटे क्लास में जाएंगे तो। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है पीली, तीसरा है लैटराइट मिट्टी, चौथा है सीमेंट। तो इसमें जो प्रश्न का उत्तर है, इसमें एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो देखने से ही लग रहा है कि कौन सा होगा। तो इसमें सीमेंट यह एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। सीमेंट मकान या इमारत बनाने के लिए यूज होता है, तो मिट्टी के प्रकार में नहीं आता है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये बनता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं काली मिट्टी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो कपास की खेती के लिए, इसलिए इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और पीली जो या लैटराइट जो मृदा है, ठीक है, पीली मृदा में ज्वार बाजरा की खेती करते हैं, और जो लैटराइट मृदा होती है ज़्यादातर हम लोग बागानी कृषि करते हैं, बागानी कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से, इसी क्रम में अगला प्रश्न है 12, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है। तो ऑप्शन देखिए, पहला चट्टानें, दूसरा मछलियाँ, तीसरा पशु, चौथा है पौधे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अजैविक संसाधन है, तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला चट्टानें। क्या होगा? चट्टानें। तो हम यहाँ देख लेते हैं अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जिसमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है, एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है, उसे हम अजैविक संसाधन कहते हैं। ज़्यादातर ये कहने का मतलब है निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, निर्मित होते हैं, इसीलिए इसे अजैव संसाधन भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें अजैव संसाधनों में आ जाता है, कुछ आ जाएंगे आपके लोहा, कोयला और कुछ गैसें भी आ जाएंगी इसमें। अगला प्रश्न है 13, निम्न में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है पोटास, दूसरा है चूना, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है इनमें से सभी। तो इसमें से आपका जो है तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ब्रिट में से सभी या इनमें से सभी, पोटास, चूना, फास्फोरस, ये तीनों मतलब है पाया जाता है। अब जलोढ़, अब यहाँ हम देख लेते हैं जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की है। तो स्पेशली यह जो है दो प्रकार की होती है, बांगर मृदा, ठीक है, एक होती है खादर मृदा। बांगर मृदा को पुरातन काव्य भी कहते हैं, ठीक है, इसको खादर को नवीन काव्य कहते हैं। ठीक,
अब बांगर मृदा क्या है? बांगर यह ज़्यादातर चट्टानों से से बनी होती है। बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उससे बनी हुई है। तो कहने का मतलब है यह अनुपजाऊ होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। और जो खादर मिट्टी है हमेशा बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है, तो इसलिए यह अधिक उपजाऊ भूमि होती है। इसमें तमाम तरह की कृषि करके अधिक उत्पादन किया जाता है, जैसे आपका गेहूँ हो गया, ठीक है, धान हो गया, ठीक है, तमाम तरह की कृषि में जैसे सब्जियों का उत्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 14, कौन सा एक संभावित संसाधन है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है बॉक्साइट। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, संभावित संसाधन है तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा पवन ऊर्जा होगा। अब यहाँ देखते हैं कि संभावित संसाधन क्या होता है। ऐसा संसाधन जिनका अभी उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में इसके अधिक उपयोग की संभावना है, ऐसे संसाधनों को हम संभावित संसाधन की संज्ञा देते हैं। उसी में पवन ऊर्जा आता है, आपका सौर ऊर्जा भी आ जाता है, सौर ऊर्जा, ठीक है। ये ऐसे संसाधन हैं जो संभावित संसाधनों में आते हैं। अब पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो अगर वर्तमान में देखा जाए तो गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य करता है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका है, फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र है। ये सब राज्यों में ज़्यादातर मतलब समुद्र तटीय इलाके हैं, वहाँ पर इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है पवन ऊर्जा का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 15, कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो, पहला ऑप्शन देखते हैं लोहा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा है पशुधन। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा पुनः चक्रीय संसाधन है तो वह है आपका लोहा। क्या है? लोहा। पुनः चक्री का यहाँ तात्पर्य होगा ये वस्तुएं हैं जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद या इकट्ठा करके या गला करके फिर से मतलब उपयोगी बनाया जाता है, उन्हें हम उपयोगी बनाया जाता है। ऐसी प्रक्रिया के द्वारा उसे पुनः चक्रीय प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें लोहा उत्तर होगा, क्योंकि लोहा एक बार बनाने के बाद उसको दोबारा मतलब है फिर नए आकार में उसको बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में लोहा का उत्पादन अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में किया जा रहा है। ये उत्पादन हमेशा घटता बढ़ता रहता है, कभी उड़ीसा कभी आंध्र प्रदेश भी होता है, तो इस पर डाटा अप टू डेट चाहिए। इसी क्रम में 16 प्रश्न है, कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो पहला है पवन ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है कोयला, चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो इस प्रश्न का परंपरागत संसाधन का उत्तर होगा, तीसरा ऑप्शन होगा कोयला। क्या होगा? कोयला होगा। अब यहाँ हमें देखना है कि परंपरागत जो संसाधन है, यह संसाधन है उसे क्या कहते हैं? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग मानव सदियों से कर रहा है, ऐसे संसाधनों को परंपरागत संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो उत्तर होगा आपका कोयला होगा। और ये जो संसाधन होते हैं प्रदूषण भी फैलाते हैं, ठीक। और वर्तमान समय में देख लिया जाए इससे संबंधित प्रश्न जो है, जो उत्पादन सबसे ज़्यादा कोयले का कहाँ हो रहा है भारत में वर्तमान में? तो देखा जाए आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये क्वेश्चन और बनता है भंडार कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो भंडार आपका है झारखंड में। अब पूरे विश्व में कोयले का उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो पहला स्थान है वह है चीन का, जो फर्स्ट स्थान है कोयले के वो चीन देश है। परंपरागत संसाधनों के बारे में एक चीज़ और जान लें कि इसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में 17 प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला, पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है ये सभी। तो आग्नेय चट्टानों में उपर्युक्त में से ये सभी प्रश्न, इस प्रश्न का जो ऑप्शन है सभी सही है। लोहा भी सही है, ग्रेफाइट भी सही है, सिलिकॉन भी, तीनों आपका प्रश्न उत्तर सही है। तब हम यहाँ पर देख लेते हैं
आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है ज़्यादातर ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप लावा, उसमें तमाम तरह की चीज़ें निकलती हैं। मैग्मा ठंडा होता है तो उसमें से सोना, चांदी, ठीक तमाम तरह के धातुएं भी मिलती हैं ठंडा होने के बाद। ज़्यादातर इसमें सिलिकॉन और जो पदार्थ है ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसको सिलिकेट के भी नाम से जानते हैं, सिलिकेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में 18 प्रश्न है, कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा है लैटराइट मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मृदा। तो इस प्रश्न का उत्तर है जो कपास की खेती के लिए जो मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है वह है आपका काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बारे में और जान लेते हैं। इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं कपास की खेती के कारण। दूसरी चीज़ है, इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो खेती होती है, खेती कौन सी होती है? तो इसमें कपास के अलावा गन्ना, ठीक, गन्ना, धान या अन्य चीज़ों का भी उत्पादन किया जाता है। कपास खेती वाली मिट्टी जो काली मिट्टी है वह आपका गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बहुतायत पाया जाता है। इसके अलावा अन्य राज्य भी हैं लेकिन प्रमुख में महाराष्ट्र और गुजरात हैं। इसी क्रम में 19वां प्रश्न है, किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है पंजाब, चौथा है बिहार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से, इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। तो इसका जो लाल रंग है वो किसके कारण पाया जाता है? तो इसमें जो है आयरन ऑक्साइड की वजह से इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। इसमें इस मिट्टी में जैसे अन्य मिट्टी में खेती की जाती है इसी तरह इसमें गेहूँ, ठीक है, धान, ठीक है, और दाल वाली फसलें उगाई जाती हैं जिसे हम दलहनी फसल के नाम से भी जानते हैं, दलहनी फसल के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं 20, कौन सा जैव संसाधन है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है तांबा, चौथा है चट्टानें। तो इसमें इस प्रश्न का जो उत्तर है जैव संसाधन, इस प्रश्न का उत्तर होगा मत्स्य उद्योग। क्या होगा? मत्स्य उद्योग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है मत्स्य उद्योग। तो जैव संसाधन देख लेते हैं। तो जो मत्स्य उद्योग है वो जैव संसाधन में आता है और साथ ही में जो है नवीकरणीय संसाधन में भी आता है। और साथ में जो मत्स्य उद्योग है वह प्राकृतिक संसाधन भी है, क्योंकि यह अपनी आबादी, जो मछली उद्योग है वो अपनी, ये तालाब में जो मछली होती है उसमें उसकी आबादी बढ़ती रहती है, तो इसलिए प्राकृतिक संसाधन में आता है। और साथ में जो मत्स्य उद्योग है जिसे मछली उद्योग कहते हैं, यह एक प्राकृतिक उत्पाद भी है, प्राकृतिक उत्पाद भी है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मत्स्य उद्योग को किस में शामिल किया जाता है? तो जो मत्स्य उद्योग है उसको मतलब है कृषि में शामिल किया जाता है। कृषि में आपका पशुपालन भी आता है। क्या आता है? पशुपालन भी आता है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए देश के रूप में जो मत्स्य उद्योग है या मछली उद्योग में प्रथम स्थान देखा जाए तो भारत का जो है आंध्र प्रदेश राज्य। अब पूरे विश्व की वर्ल्ड की बात करें तो चाइना पूरे विश्व में मछली उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसी क्रम में आपका ये 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला खत्म हुई। अब आपको होमवर्क प्रश्न 5 प्रश्न दिया जा रहा है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रश्न का पहला प्रश्न है, कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा, चौथा है पशुधन। दूसरा प्रश्न है, लाल मिट्टी पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है दक्कन के पठार में, दूसरा है मालवा प्रदेश में, तीसरा है ब्रह्मपुत्र घाटी में, चौथा है थार रेगिस्तान में। तीसरा प्रश्न है इसी क्रम में, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है लैटराइट मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। इसी क्रम में चौथा प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? तो पहला प्रश्न ऑप्शन है खनन क्रिया, दूसरा है वनोन्मूलन,
तीसरा है अत्यधिक सिंचाई। चौथा है अति पशुचारण। इसी क्रम में पांचवा प्रश्न है सतत पोषणी विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, का अर्थ क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सतत विकास होते रहना। ठीक, दूसरा ऑप्शन है विकास तो है लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। तीसरा है विकास में बाधा न उत्पन्न हो। चौथा ऑप्शन है कई वर्षों से चलने वाला विकास। ठीक, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।